जी, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे कि ज़ीरोथ लॉ ऑफ़ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ज़ीरोथ लॉ ऑफ़ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई दो जो सिस्टम है हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए और सी, तीन सिस्टम हमारे पास हों और उनमें से दो जो हैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ए और सी है, ये आपस में थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में हों, ठीक है, और बी और सी है वो अलग से इक्विलिब्रियम में हों थर्मोडायनेमिकली, तो ए और बी दोनों जो है ये भी थर्मोडायनेमिक या थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। क्या मतलब, अगर एडियाबैटिक वाल है ए और बी के दरमियान तो ये हीट ट्रांसफ़र की इजाज़त नहीं देगी, ठीक है। सी और ए और बी ये जो हैं इन दोनों और सी के दरमियान डायाथर्मिक वॉल है, ठीक है, तो ये हीट के ट्रांसफ़र की इजाज़त देगी। अगर फ़र्ज़ किया इन तीनों में से कोई एक जो है बॉडी वो ठंडी है या ज़्यादा गर्म है और दूसरी ठंडी है, तो क्या होगा कि हीट ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी और हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी यहाँ तक कि जो माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, और जब उनकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी तो हीट ट्रांसफ़र जो है वो रुक जाएगी और एज आ रिज़ल्ट मज़ीद हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी और हम कहेंगे कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो इस तरह से ए, बी और सी तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, जो कि ज़ीरोथ लॉ ऑफ़ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट है। अब टेम्परेचर जो है वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में होते हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर की ट्रांसफॉर्मेशन या टेम्परेचर की चेंज, हीट ट्रांसफॉर्मेशन विच मीन्स, इसी के बारे में ज़ीरोथ लॉ ऑफ़ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है। अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में हों तो हाँ जी, दो सिस्टम सिर्फ उस वक़्त ही आपस में इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं जब उन दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो। इट मीन्स कि यहाँ पे जो है ए, बी, सी और इन तीनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है, इसी वजह से ये जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। ज़ीरोथ लॉ अगेन एक बार रिपीट करते हैं। ज़ीरोथ लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि अगर ए और सी थर्मोडायनेमिक या थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी अलग से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी दोनों जो हैं वो सी के साथ और ए और बी जो हैं वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। जी हाँ, ये तो था कि ज़ीरोथ लॉ क्या है और थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। अब हम टेम्परेचर की मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़, यानी जो 7 बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनमें से टेम्परेचर एक है। इसका यूनिट वहाँ पे बेसिक यूनिट जो है वो केल्विन दिया गया है। केल्विन के अलावा भी टेम्परेचर को और यूनिट्स में भी मेजर किया जाता है, और ये जो मेजरमेंट है इसके लिए जो है मेजरिंग स्केल टेम्परेचर के लिए वो हम अडॉप्ट करने से पहले कुछ प्रोसीजर्स अडॉप्ट करते हैं। उनमें से एक तो है कि आप ग्लास मतलब मरकरी थर्मोमीटर इस्तेमाल करें, या दूसरा प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इस्तेमाल करें, या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और लेंथ ऑफ स्ट्राइप ऑफ मेटल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनमें से इन प्रोसीजर्स में से आप कोई भी प्रोसीजर इस्तेमाल कर सकते हैं टेम्परेचर स्केल मेजर करने के लिए। तो ये सबसे पहले टेम्परेचर मेजर किया जाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के लिहाज से, जिसे हम आम ज़बान में आइस पॉइंट भी कह सकते हैं या 0 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, जिसकी वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस होती है। दूसरा है कि बॉइलिंग पॉइंट विच इज़ आल्सो नोन एज स्टीम पॉइंट, और इसकी वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस होती है। अब अगर आप एक मरकरी कॉलम लें, मरकरी थर्मोमीटर लें, उसमें मरकरी का कॉलम जो है वो ये है, और इसकी लेंथ यहाँ पे L0 और यहाँ पे L100, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के दरमियान की लेंथ को हम L कहेंगे, ठीक है। सेल्सियस स्केल अगर आपने मेजर करना हो, ठीक है, सेल्सियस स्केल आप कैसे मेजर करेंगे कि ये जो लेंथ है L0 और L100 के दरमियान की लेंथ को आप 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और उन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो ईच पार्ट है उसे हम 1 डिग्री का नाम देते हैं, ठीक है, उसे हम 1 डिग्री का नाम देंगे। इसके लिए बाकायदा फार्मूला जो है वो इस तरह से है, T = L - L नोट, L टोटल लेंथ माइनस L नोट, ठीक है, डिवाइडेड बाय L ऑफ 100 माइनस L ऑफ 0 क्रॉस 100 डिग्रीज, ठीक है। और ये जो टेम्परेचर स्केल है, सेल्सियस स्केल, जिसे डिग्री सेंटीग्रेड स्केल भी कहा जाता है, ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है, ठीक है।
कॉमनली यूज़ होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूसरा कि ये इसमें नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। हाँ जी, सेल्सियस स्केल हमने पढ़ लिया। सेल्सियस स्केल के बाद अब जो दूसरा स्केल है वो हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल है। फ़ारेनहाइट स्केल में हम जो मरकरी का कॉलम है उसे 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और इन 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हर जो छोटा हिस्सा हमारे पास 1/80th ऑफ मरकरी कॉलम हमारे पास पार्ट आता है उसे हम 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। इसमें आइस पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बजाय आप 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लेंगे और जो स्टीम पॉइंट है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। और ये भी यूनाइटेड स्टेट्स में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसमें नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मेजरिंग वैल्यू है उसकी, ठीक है। अब है कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में रिलेशन क्या है, तो इसको इस तरह से हम लेंगे कि जो टेम्परेचर आगे आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है माइनस आइस पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का आइस पॉइंट विच इज़ 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 इस तरफ आ जाए इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है माइनस आइस पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री फ़ारेनहाइट डिवाइडेड बाय 100, ये 0 आ गया। आइस पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस और आइस पॉइंट इन डिग्री फ़ारेनहाइट आपके पास जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इसको हम सिंपली इस तरह से जब सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी TF यानी फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर इक्वल्स टू 9/5 T ऑफ C यानी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर प्लस 32, ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो है वो टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये टेम्परेचर कन्वर्जन के लिए एक इक्वेशन है। फ़ारेनहाइट डिग्री इज़ स्मॉलर दैन सेल्सियस स्केल, यानी ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि जो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है वो सेल्सियस से कम है, क्योंकि यहाँ इक्वेशन में कुछ ऐड हो रहा है फिर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के बराबर आ रहा है, ठीक है। और अगर हम 32 को उधर ले जाएं तो फिर फ़ारेनहाइट में से कुछ माइनस होगा तो फिर वो डिग्री सेल्सियस के बराबर आएगा। इट मीन्स कि जो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से स्मॉल होता है, इसकी डिग्री इससे स्मॉल होती है। अब ये दो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल हमने पढ़े, इनके दरमियान रिलेशन पढ़ा। अब हमारे पास है केल्विन स्केल, ठीक है। केल्विन स्केल के बारे में डिटेल से पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर किसे कहते हैं, ठीक है। वो पॉइंट जहाँ पे आइस, वाटर और स्टीम यानी बर्फ़ और लिक्विड वाटर जो है आम वाटर वो और भाप की फॉर्म में यानी स्टीम की फॉर्म में जो वाटर है, ये तीनों के तीनों अगर एक पॉइंट पे एक्विलिब्रियम की फॉर्म में एग्जिस्ट करें तो उसे हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं, ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट हुआ द पॉइंट एट विच आइस, वाटर, स्टीम एग्जिस्ट इन एक्विलिब्रियम। हाँ जी, यहाँ पे केल्विन स्केल को मेजर करने के लिए केल्विन स्केल सेट करने के लिए केल्विन में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक इक्वेशन लिखी है मैंने, जो कि T ऑफ x इज इक्वल्स टू AX प्लस B। यहाँ पे T जो है वो टेम्परेचर है और X जो है वो थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। टेम्परेचर की थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी है विच मीन्स कि ये टेम्परेचर के साथ चेंज होगी। अब और A और B यहाँ पे जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं। अगर हम B को 0 पुट करें यानी B को हम एक कैलिब्रेशन पॉइंट की तरह लें, यानी B को कैलिब्रेशन पॉइंट लें और इसे 0 मान लें, तो फिर इक्वेशन जो है वो T ऑफ x इज इक्वल्स टू AX आ जाता है। यहाँ पे हमें P को दूसरा जो कैलिब्रेशन पॉइंट है वो लेने की ज़रूरत है। जब P को दूसरा कैलिब्रेशन पॉइंट लेंगे तो इस पॉइंट पे, इस कैलिब्रेशन पॉइंट पे जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो TP हो जाएगी और जो थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कन्वर्सली XP हो जाएगी, ठीक है। तो A की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें पुट करके। तो TP यानी T एट कैलिब्रेशन पॉइंट P तो डिवाइडेड बाय XP। इंटरनेशनली जो हमारे पास एक्सेप्टेड वैल्यू है T ऑफ TR यानी ट्रिपल पॉइंट पे जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो 273.16 केल्विन है।
तो इसे हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। इस वाली में ये इक्वेशन इस तरह से कुछ बन जाएगी, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स आर टी क्रॉस टी स्मॉल टी आर। स्मॉल टी आर यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट है, वो पॉइंट हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो पॉइंट जहाँ पे आइस, स्टीम और जो लिक्विड वाटर है वो तीनों के तीनों अगर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये ट्रिपल पॉइंट है। हाँ जी, हाँ, हम देखते हैं कि जो डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स हैं वो हमारे पास ट्रिपल पॉइंट पे तो एक ही रीडिंग देते हैं, ठीक है, एक ही वैल्यू हमें देते हैं। लेकिन ट्रिपल पॉइंट के अलावा बहुत सारे दूसरे पॉइंट्स जो हैं वो वहाँ पे अपनी वैल्यू डिफ़र कर सकते हैं। तो एक जो है वो डेफिनेट टेम्परेचर स्केल हासिल करने के लिए हमें किसी एक पर्टिकुलर थर्मोमीटर को स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम जो है वो फिज़िक्स के लॉज को अच्छी तरह देख सकें टेम्परेचर के लिहाज से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट गैस थर्मोमीटर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हाँ जी, सपोज़ करते हैं कि एक गैस है आपके पास जिसको इस प्रोसीजर से, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से गुजारा गया है और उसके लिए आपके पास जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रखा गया है। टेम्परेचर और प्रेशर आपस में डायरेक्टली रिलेशन में है, यानी टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन में है। लेट्स सपोज P ऑफ 0 इज इक्वल टू विच इज़ आइस पॉइंट, इसको आप आइस पॉइंट ऑफ वाटर लें, P ऑफ 100 इसे स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर लें। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए, हम टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज़ T इज इक्वल टू P माइनस P ऑफ 0 डिवाइडेड बाय P ऑफ 100 क्रॉस माइनस P0 क्रॉस 100 डिग्रीज, ठीक है। यहाँ पे देखें कि टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेशन में होंगे, ठीक। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करके इक्वलिटी साइन लगाएं और एक कांस्टेंट हमारे पास आएगा जिसकी वैल्यू 273.16 केल्विन डिवाइडेड बाय PTR है। इसको अगर यहाँ पे C की जगह पे पुट कर दें तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ रही है T इज इक्वल टू P ओवर P ऑफ TR क्रॉस 273.16 केल्विन। इस इक्वेशन से आप केल्विन में टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। P ऑफ TR ये यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस एट ट्रिपल पॉइंट है, यानी गैस का ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर है। ये एक प्रेजेंटेशन थी मेरी आज, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा, टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इनके बारे में पढ़ा, ज़ीरोथ लॉ और फिर टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स के बारे में। यहाँ पे एक क्वेश्चन छोड़े जा रही हूँ कि व्हेन वी टच आइस व्हाई वी फील कूलिंग, ठीक है, कि जब आप बर्फ़ को छूते हैं तो आपको ठंडी क्यों लगती है, और या फिर आप आग की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो आपको वो आग गर्म क्यों लगती है। तो इसका ये ग्रुप में जा रही है प्रेजेंटेशन, तो इसका प्लीज़ आंसर ज़रूर मुझे दीजिएगा।